आज हम प्रोसेस शेड्यूलर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूलिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग को सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रोसेस मैनेजर की वह गतिविधि है जिसमें वह रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से रिमूव करके दूसरी उससे भी हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करने हेतु लाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक ही समय में एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में लोड करने को अलाउ करता है एवं ये लोडेड प्रोसेस सीपीयू के टाइम को बारी बारी से शेयर करती है। एक प्रोसेस अपनी लाइफ साइकिल में अनेक शेड्यूलिंग क्यूज से गुजरती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम को शेड्यूलिंग पर्पज़ के लिए इन क्यूज से प्रोसेसेस को किसी तरीके से सेलेक्ट करना होता है। यह प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर शेड्यूलर द्वारा किया जाता है। यानी कि जो शेड्यूलर होता है वह क्या काम करता है, इन जो डिफरेंट जो क्यूज होती है अलग अलग समय में जहाँ पे प्रोसेस वेट कर रही होती है, वहाँ पे यदि किसी सीपीयू को ये प्रोसेस अलोकेट करनी है तो सिलेक्शन कैसे किया जाना है, किस तरीके से करना है, वो सारा काम शेड्यूलर द्वारा तय करके उस प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू को सेलेक्ट करने का काम किया जाता है। बाकी देने का काम तो डिस्पैचर करता है। अब जो शेड्यूलर होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। यह इंपॉर्टेंट, मैंने अभी डिस्पैचर का जिक्र किया, वो ध्यान रखने की बात है कि शेड्यूलर प्रोसेस को सेलेक्ट करने का कार्य करता है जबकि डिस्पैचर सेलेक्टेड प्रोसेस का कंट्रोल सीपीयू को देता है या सीपीयू को स्थानांतरित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेड्यूलर एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोसेस शेड्यूलिंग को विभिन्न तरीकों से हैंडल करता है। इसका मुख्य कार्य जॉब को सेलेक्ट करके सिस्टम को देना तथा यह डिसाइड करना होता है कि वह कौन सी प्रोसेस को रन करना है, जो भी हम अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो फर्स्ट है वो हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या कार्य होता है? सबसे पहले तो ये है कि जो नई प्रोसेस क्रिएट हुई है, जो जॉब क्यू में आई है, उन पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कार्य करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही बहुत सी प्रोसेसेस जॉब की क्यू में किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए मेन मेमोरी में लोड करता है। जॉब शेड्यूलर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि वह इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस का बैलेंस्ड मिक्सचर सेलेक्ट करके सिस्टम को दे। इनपुट आउटपुट प्रोसेस वे हैं जो इनपुट आउटपुट का कार्य करती है तथा प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस वे हैं जो कि सिस्टम सीपीयू में एग्जीक्यूशन कार्य करने में समय लेती है। मीन्स ये है कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस वे होती है जिनका ज़्यादातर समय ओनली इनपुट आउटपुट का कार्य करने में जाता है, बहुत कम समय वो सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए लेती है। जबकि प्रोसेसर बाउंड प्रोसेस वे हैं जो कि सीपीयू पर एग्जीक्यूशन का कार्य करने में ज़्यादा समय लेती है। तो इस जॉब शेड्यूलर यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। जॉब शेड्यूलर का कार्य क्या होता है कि ये दोनों प्रकार की जो प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट बाउंड और प्रोसेसर बाउंड, इन दोनों का मिक्सचर लेके आए ताकि हमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमें स्टेबल मिले, अच्छी मिले और सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसीलिए इस शेड्यूलर द्वारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल भी किया जाता है। ये शेड्यूलर ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। यदि जितनी प्रोसेस क्रिएट करके सिस्टम में आ रही है उतनी ही सिस्टम से एग्जीक्यूट होकर बाहर जा रही है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है जो कि गुड अच्छा होता है हमारे सिस्टम के लिए। कई सिस्टम्स में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता, जैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम हुआ, उसमें नहीं होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट, जो हमने स्टेट डायग्राम प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़ा था, उसमें जो न्यू स्टेट थी उस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कार्य करता है? इसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। जब रेडी क्यू कहाँ पे रहती है? मेन मेमोरी में रहती है। जब रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने हेतु
अवेलेबल रहती है या वेट कर रही होती है, तो इन प्रोसेस में से एक प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा ही सेलेक्ट की जाती है। सीपीयू को यदि किसी प्रोसेस को देना है, यानी कि सीपीयू फ्री है अब और रेडी क्यू में प्रोसेसेस अवेलेबल है, तो उन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करने का कार्य कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी सीपीयू शेड्यूलर करता है। वो बहुत सारी एल्गोरिदम्स की सहायता से करता है, वो एल्गोरिदम्स हम लेटर बाद में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। सीपीयू शेड्यूलर यह डिसीजन लेता है कि वो कौन सी प्रोसेस अगली बार एग्जीक्यूट होनी है। सीपीयू शेड्यूलर प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाता है। जो हमारे प्रोसेस स्टेट डायग्राम था उसमें रेडी स्टेट थी, उस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट तक लाने का कार्य कौन करता है? लाने का यानी सेलेक्ट करने का, लाता तो डिस्पैचर है, सेलेक्ट करता है। इस शेड्यूलर का मेन ऑब्जेक्टिव सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, वह इसका मेन कार्य होता है। जैसे अब हम ये डायग्राम में देखते हैं कि जो हमारा न्यू जो स्टेट थी, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट तक लाने में किसका कार्य होता है? कौन सा शेड्यूलर काम करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाने का कार्य कौन कर रहा है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर कर रहा है। यदि इसको ये कोई प्रोसेस जो रन कर रही है उसमें कोई इंटरप्ट आ जाता है तो वापस रेडी क्यू में पहुंच जाती है। जो हमने क्यूइंग डायग्राम में पढ़ा था, यदि इंटरप्ट आएगा तो वापस रेडी क्यू में पहुंच जाएगी। इंटरप्ट के कंप्लीशन होने के बाद में वापस रनिंग पे आ जाएगी। ओके, अब हम तीसरा शेड्यूलर पढ़ेंगे, मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर का क्या कार्य होता है दोस्तों कि जब कोई प्रोसेस रन कर अपना एग्जीक्यूशन कर रही हो और कुछ समय बाद में उसको इनपुट आउटपुट चाहिए हो, तो वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करती है। इस इनपुट आउटपुट के कार्य को करने के लिए वो उसको एक थर्ड इस स्टेट वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में डाला जाता है। इस वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में ले जाने का कार्य कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर करता है। और वापस से रेडी क्यू में लाने का कार्य भी मिड टर्म शेड्यूलर ही करता है। यानी कि इस वेटिंग स्टेट में स्वेप इन और स्वेप आउट का कार्य कौन करता है? मिड टर्म शेड्यूलर करता है। ये मिड टर्म शेड्यूलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के दोनों के बीच का इंटरमीडिएट लेवल का होता है। इसकी स्पीड भी दोनों के बीच की होती है, इंटरमीडिएट लेवल की होती है। ये मिड टर्म शेड्यूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस शेड्यूलर के बारे में नोट्स में मैंने पहले से कुछ लिख रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। डायग्राम में दिखाया गया है कि मिड टर्म शेड्यूलर जो है कैसे कार्य करता है। वह जो सीपीयू है, रेडी क्यू से जब कोई प्रोसेस आई तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा सेलेक्ट करने के बाद में सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए आई। अब उसको कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए होता है तो वह मिड टर्म शेड्यूलर द्वारा ही इनपुट आउटपुट क्यू में स्वेप की जाती है। उसके बाद में इनपुट आउटपुट का टास्क परफॉर्म करने के बाद में वापस से रेडी क्यू में मिड टर्म शेड्यूलर द्वारा ही वापस से रेडी क्यू में डाली जाती है। यदि इस दौरान उसको कुछ इंटरप्ट आ गया तो इंटरप्ट के कारण भी वह मिड टर्म शेड्यूलर द्वारा ही पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वेप्ड आउट प्रोसेसेस की क्यू में डाली जाती है, स्वेप आउट करके। और वापस जब ये काम इंटरप्ट कंप्लीट हो जाता है तो मिड टर्म शेड्यूलर द्वारा ही रेडी क्यू में डाला जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि ये शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कैसे कर रहा है कि जितनी प्रोसेस अंदर रेडी क्यू में आ रही है उतनी प्रोसेस सीपीयू से आउट नहीं जा रही, कुछ ना कुछ प्रोसेस किस में जा रही है? इंटरमीडिएट लेवल पे जा रही है, कुछ वेटिंग्स में जा रही है, कुछ इंटरप्ट के कारण वापस रेडी क्यू में आ रही है। तो इस कारण से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डिस्पैचर। डिस्पैचर एक विशेष प्रोग्राम होता है जिसका कार्य शेड्यूलिंग के बाद स्टार्ट होता है। जब शेड्यूलर प्रोसेस को सेलेक्टिंग करने का कार्य कंप्लीट कर लेता है तो ये डिस्पैचर ही होता है जो कि इस प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेट यानी क्यू में ले जाता है, नेक्स्ट स्टेट में ले जाता है। डिस्पैचर वह मॉड्यूल होता है जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा सेलेक्टेड प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल देता है, यानी कि सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाता है।
डिस्पैचर के और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? कंटेक्ट स्विचिंग टू यूज़र मोड, जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन यूज़र डायग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। अब हम ये तो डेफिनेशन थी डिस्पैचर की। अब हम कुछ कंपैरिजन शेड्यूलर और डिस्पैचर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। इसको हम एक सिचुएशन से समझते हैं कि बहुत सारी प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल हैं तथा एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही है, किंतु सीपीयू एक साथ इतनी सारी प्रोसेस को तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम को शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की सहायता से एक किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद में डिस्पैचर इस सेलेक्टेड प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लेकर जाता है और उसका कंट्रोल सीपीयू को देता है। अब इसको इस इतनी सारी डिटेल्स को डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये रेडी क्यू है जिसमें 4 प्रोसेस P1, P2, P3, P4 है। सपोज दैट शेड्यूलर ने P1 प्रोसेस को सेलेक्ट कर लिया तो ये डिस्पैचर क्या होगा, सीपीयू पर इस P1 प्रोसेस को लेके जाएगा। इस P1 के जो कंट्रोल है, इसका एड्रेस है, वो सीपीयू को देगा ताकि सीपीयू पे रन कर सके। अब इसके कुछ डिस्पैचर और शेड्यूलर में डिफरेंस दे रखे हैं। डेफिनेशन हम जानते हैं, डिस्पैचर तो उसको लेके कंट्रोल देता है प्रोसेस का, जबकि शेड्यूलर उस प्रोसेस को सेलेक्ट करता है रेडी क्यू से। टाइप्स क्या होते हैं? शेड्यूलर के 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, जबकि डिस्पैचर के कोई टाइप नहीं होता है, ये जस्ट एक कोड सेगमेंट होता है। डिपेंडेंसी क्या होती है? शेड्यूलर का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि डिस्पैचर शेड्यूलर पर डिपेंडेंट होता है कि जब शेड्यूलर सेलेक्ट कर लेगा किसी प्रोसेस को उसके बाद ही डिस्पैचर उसको सीपीयू को ले जाके देगा। एल्गोरिदम कौन कौन सी होती है? डिस्पैचर के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं होता, ये एक सिंपल कोड होता है, जबकि शेड्यूलर के लिए हम अनेक एल्गोरिदम जैसे SJF, SCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिंग, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम वो काम में लेते हैं। टाइम कितना लिया जाता है? शेड्यूलर द्वारा लिया गया समय नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, जबकि डिस्पैचर द्वारा लिया गया समय डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है, ये जो कि यूजफुल नहीं होता हमारे सिस्टम के लिए। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्रोसेस का सिलेक्शन का होता है, और ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टेक्ट स्विच टू यूजर मोड, जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ये इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने शेड्यूलर्स का कंपैरिजन चार्ट भी बनाया, तीनों शेड्यूलर्स का, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, तो हम इसका कंपैरिजन चार्ट ऐसे बना के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कि फर्स्ट क्या है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये कि जॉब शेड्यूलर होता है, ये एक सीपीयू शेड्यूलर होता है, और ये स्वीपिंग प्रोसेस, इट इज इस प्रोसेस स्वीपिंग शेड्यूलर होता है। दूसरा कंपैरिजन क्या है? इसकी स्पीड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से कम होती है, इसकी स्पीड बाकी 2 में सबसे तेज़ होती है, जबकि इसकी स्पीड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर हैं उनके बीच की इंटरमीडिएट लेवल की होती है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पर कम कंट्रोल रखता है, जबकि यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। यह टाइम शेयरिंग सिस्टम में एब्सेंट या मिनिमल होता है, वहाँ होता ही नहीं है टाइम शेयरिंग सिस्टम में, जबकि यह टाइम शेयरिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम प्रीम्प्टिव होता है। ओके, यह भी टाइम शेयरिंग सिस्टम में मिनिमली रूप से मौजूद रहता है। यह प्रोसेसेस को सेलेक्ट करके रेडी क्यू मेमोरी में लाता है। यह उस प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जिसे एग्जीक्यूट करना होता है। यह प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है, जो एग्जीक्यूट कर रही है उसको स्वैप इन एंड आउट करने का कार्य करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर सीपीयू वर्तमान में किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो तथा कोई अन्य उच्च प्रायोरिटी वाली प्रोसेस के लिए इंटरप्ट प्राप्त हुआ हो, तो उस करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस की वर्तमान कंडीशंस स्टेटस को इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर दी जाती है, ताकि बाद में जब इसे रिज्यूम किया जाए तो इसकी कंटेक्स्ट, इसके जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन है उनको रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद ही नई प्रोसेस के कंटेक्स्ट को रिस्टोर किया जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक प्रोसेस को सीपीयू से हटाकर दूसरी प्रोसेस को सीपीयू को दिया जाता है, तब पहली प्रोसेस के कंटेक्स्ट को दूसरे पीसीबी को इसके PCB1 में स्टोर करने के बाद ही दूसरी प्रोसेस के कंटेक्स्ट को उसके PCB2 से रीस्टोर किया जाता है, ताकि जब पहली प्रोसेस को बाद में रिज्यूम किया जाए तो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो सके। क्लियरली मेंशन है हिंदी में
क्लियरली समझ में आता है। मैंने इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं ताकि वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ के आराम से समझ सके। प्रत्येक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ये हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है। इस टेक्निक का प्रयोग करके कंटेक्स्ट स्विचर मल्टीपल प्रोसेसेस के मध्य सिंगल सीपीयू को शेयर करने में समर्थ रहता है। बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो सिंगल सीपीयू को शेयर करती है, तो जब इंटरप्ट आता है या टाइम क्वांटा उसका एक्सपायर हो जाता है तो बार बार में एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस से तीसरी प्रोसेस स्विच होती रहती है। तो वो स्विच होता है ना, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस, उसमें कुछ टाइम लगता है, उसको कंटेक्स्ट स्विच टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं। उस गतिविधि को कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं और उसमें जो टाइम लगता है उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम कहते हैं। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। कंटेक्स्ट स्विचिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एसेंशियल भाग होता है। कंटेक्स्ट स्विच को हम इन डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट सीपीयू पे कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रही है किसी समय में और P2 आइडियल है। तो जब किसी समय में सपोज दैट इंटरप्ट आया, जैसे ही इंटरप्ट आया तो प्रोसेस P1 का जितने भी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी, उसका स्टैक था, उसके मेमोरी लिमिट्स थी, उसकी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ओपन डिवाइसेस, प्रोग्राम काउंटर, जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो जाते हैं। और सेव होने के बाद ही प्रोसेस P2 के जो पहले से सेव्ड थे या नई प्रोसेस आई तो उसके जो लोड होंगे नए कंटेक्स्ट, वो लोड होंगे किसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, प्रोसेस P2 कंट्रोल ब्लॉक्स में लोड होंगे। उसके बाद में उसका एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट होगा। इस दौरान प्रोसेस P1 फ्री रहेगी, आइडियल रहेगी। ये जो टाइम है, ये जो प्रोसेस P1 के कंटेक्स्ट को सेव करने से लेकर उस प्रोसेस P2 के कंटेक्स्ट को लोड करने के जो समय है इस बीच का, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कहलाता है। दूसरे डायग्राम से भी यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, इसका कंपेरेटिव डायग्राम है। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि दो प्रोसेस है P1 P2 P1 आई, कुछ इंटरप्ट आया, इंटरप्ट आके P2 ने एग्जीक्यूट किया, तो ये दोनों के बीच में जो टाइम ये स्विच हुई P1 से P2 हुई, तो ये जो बीच का टाइम है ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है और ये जो स्विचिंग हो रही है वो कॉन्टेक्ट स्विच कहलाता है। P2 से वापस P1 हुआ तो ये भी कॉन्टेक्ट स्विच कहलाता है। दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल द्वारा किया जाता है। अलग अलग सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम अलग अलग होता है, वेरी करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को अवॉइड करनी है तो कुछ सिस्टम 2 या अधिक प्रोसेसर रजिस्टर रखते हैं। पीसीबी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं क्या क्या होती है। नेक्स्ट हम कर्नल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन महत्वपूर्ण कोर होता है, जो सिस्टम की सभी गतिविधियों का कंप्लीट कंट्रोल अपने पास रखता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रोग्राम होता है जो किसी सिस्टम के स्टार्टअप से पहले मेमोरी में लोड होता है, जस्ट आफ्टर बूट लोडर स्टार्ट होने के बाद में कर्नेल ही लोड होता है और इसके बाद की जितनी भी गतिविधियां हैं वो कर्नेल ही करता है। साथ में ही कर्नेल सॉफ्टवेयर से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, ट्रांसलेशन फॉर प्रोसेसिंग मेमोरी एंड पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्पीकर्स आदि को भी हैंडल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हुए, रनिंग प्रोसेसेस हुए, इंटरप्ट्स को भी ये हैंडल करता है। जब कोई प्रोसेस कर्नेल की रिक्वेस्ट करती है तो इसे सिस्टम कॉल कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि सिस्टम कॉल किसे कहते हैं, जब कर्नेल की रिक्वेस्ट प्रोसेस करती है तो उसको सिस्टम कॉल कहते हैं। कर्नेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउट डिवाइसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, सीपीयू को भी हैंडल करता है कई बार, ठीक है, मेमोरी डिवाइस मैनेजमेंट, सिस्टम कॉल्स को हैंडल करता है। तो ये कर्नेल का थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें लेना था क्योंकि आगे फर्दर ये काम में आएगा। अब हम पढ़ते हैं सीपीयू बर्स्ट क्या होती है। सीपीयू बर्स्ट हमने पढ़ा है कि इसी वीडियो में कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस और प्रोसेसर बाउंड प्रोसेसेस होती है, ठीक है। तो प्रोसेस द्वारा लिए जाने वाला वह समय
जिसमें वह प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट या कैलकुलेशंस कंप्यूटेशन का कार्य करती है, सीपीयू बर्स्ट कहलाती है। क्या कहलाता है कि प्रोसेस द्वारा लिए जाने वाला कुछ वह समय जिसमें वह प्रोसेसर पर सिर्फ सीपीयू पर एग्जीक्यूशन का कार्य करती है, वह सीपीयू बर्स्ट कहलाता है। इनपुट आउटपुट बर्स्ट क्या कहलाता है, जिसमें कोई प्रोसेस सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने का कार्य करती है, उसको इनपुट आउटपुट, उस समय को इनपुट आउटपुट बर्स्ट कहते हैं। इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बाद प्रोसेस पुनः रेडी क्यू में नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट के लिए चली जाती है। प्रत्येक प्रोसेस द्वारा सीपीयू पर एग्जीक्यूशन का कार्य करने के साथ ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना होता है। अतः प्रत्येक प्रोसेस का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम दोनों प्रकार की बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट और इनपुट आउटपुट बर्स्ट का योग होता है, टोटल होता है। प्रत्येक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सीपीयू बर्स्ट टाइम के साथ स्टार्ट होता है तथा बीच में कई बार इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अर्थात इनपुट आउटपुट बर्स्ट करने के बाद अंत में सीपीयू बर्स्ट के साथ ही कंप्लीट होता है। वह प्रोसेस जो ज़्यादा समय इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में लेती है वह इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होती है तथा वह प्रोसेस जो ज़्यादा समय सीपीयू पर एग्जीक्यूशन में लेती है वह सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहलाती है। अतः बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड दोनों का मिक्सर प्रोसेस सेलेक्ट करना होता है, ताकि सीपीयू को ना तो ज़्यादा वेट करना पड़े और ना ही एक प्रोसेस को लंबे समय तक एग्जीक्यूट करते रहना पड़े। अतः सीपीयू मैक्सिमम टाइम के लिए बिजी रहे। ये डायग्राम से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, आप देख के भी इसको समझ सकते हैं। ऊपर हमने थ्योरी पढ़ ली है। धन्यवाद दोस्तों।